गुड इवनिंग। आज का हमारा लेसन है 8th क्लास की सोशल साइंस की जो फर्स्ट बुक है हमारा अतीत मतलब हिस्ट्री को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री में आपका पहला सब्जेक्ट जो पहला टॉपिक है वो है कैसे, कब और कहाँ। इतिहास का नाम सुनते आपके माइंड में 3 सवाल आते हैं कि ये घटना कैसे घटित हुई, कब घटित हुई और कहाँ घटित हुई। तो ये तीनों इतिहास के अंडर में आते हैं। तो इतिहास का पहला टॉपिक इसी बारे में है कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कब घटित हुआ और कहाँ पे घटित हुआ। उसके लिए हम जानते हैं तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब इस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहासों को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत हुआ है भाई, बस तारीखें रटते चले आओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? आगे देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लग जाते हैं। जैसे हम कोई पहले की बात करते हैं ना, मतलब जो घटित हो चुका है, तो हम कौन कौन से 2 शब्द यूज करते हैं? पहले और बाद में। मतलब कि पहले तो ऐसा हुआ करता था, बाद में ऐसा होने लग गया। पहले भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, फिर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और बाद में भारत आज़ाद हो गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मान जो हम दिख रहा है वो हमेशा से ही ऐसा ही था। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे से क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे की चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा? शुरू से हमेशा से तो लोग चाय नहीं पीते थे। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेल का निर्माण कब हुआ, है ना? रेल के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे कर लेते थे? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय के लोगों को खबरें कैसे मिलती थी? ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल, महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। क्या इतिहास सिर्फ तारीखों के बारे में है कि कौन सी लड़ाई कब हुई, भारत आज़ाद कब हुआ, कौन सा शासक कब गद्दी पर बैठा? नहीं, इतिहास सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं है। इतिहास इसके बारे में भी है कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई कितनी लंबी चली। वो कोई फिक्स डेट तो है नहीं, वो कई सालों तक चलती रही थी। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनके ज़ुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखना शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल किस राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद में कौन शासक बना। इन सब चीज़ों को जाना जाता था। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि तो बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों की तिथियों को महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की बुक्स में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं
जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ खास घटनाओं को मानकर चलने लगते हैं, है ना। जैसे कि आपके लिए आपकी जिस दिन आपका जन्म हुआ था, आपका बर्थडे, वो दिनांक महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी और के लिए तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, है ना। तो ये कुछ निश्चित घटनाओं के लिए ही वो कोई भी तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक ने उस समय के गवर्नर जनरल के शासनकाल के बारे में ही लिखा। गवर्नर जनरल जैसे कि आज के टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे अंग्रेज़ों के टाइम में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं। इन अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय किया होता है। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था उस समय के जो इतिहासकार थे, जो लोग इतिहास लिखते थे, वो किस बारे में इतिहास लिखा है उन लोगों ने? सिर्फ उस समय के गवर्नर जनरल और वायसराय होते थे ना, उनकी दिनमर्रा की गतिविधियों, उनकी उपलब्धियों के बारे में ही इतिहास लिखा है। भारत के किसी दूर दराज किसी छोटे से गांव में क्या घटनाएं हो रही हैं, किसी राज्य में क्या लोगों को क्या समस्या हो रही है, उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। सामंजस्य का मतलब सारे अध्याय आपस में जुड़े हुए हो। इसलिए हम सब पूरे इतिहास को अध्यायों में बांट देते हैं। जैसे आपकी बुक में भी पूरी बुक एक नहीं होती, वो काफ़ी सारे अलग अलग अध्यायों में बटी होती है और जो सब आपस में जुड़े होते हैं। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद भी रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। बिना फालतू की चीज़ों को ध्यान में नहीं लाया जाता। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वह कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, मतलब हम इतिहास को पुनः लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? अवधियाँ मतलब कोई फिक्स एक घटना नहीं। घटना क्या हो सकती है? जैसे कि भारत कब आज़ाद हुआ, ये एक घटना है, 15 अगस्त 1947। लेकिन आज़ाद होने के लिए क्या किया हम लोगों ने? एक स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन 100-200 साल लंबा चला, तो वो 100-200 साल क्या कहलाता है? अवधि। वो एक अवधि है। तो उस अवधि को कैसे तय किया जाता है? 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, उन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में कहते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास। एक विशाल, इस बुक को उन्होंने 3 खंडों में लिखा। किसने? जेम्स मिल ने। यह नाम याद रखना आप। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। मतलब सबसे पहले प्राचीन काल में भारत में हिंदू शासक हुआ करते थे, उसके बाद में मुस्लिम शासक हुए, उसके बाद में ब्रिटिश लोग आ गए। तो जेम्स मिल ने इस तरह की एक बुक लिखी और कई लोगों ने इसको मान भी लिया। कि आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत, इतिहास के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं।
वे हमें बताते हैं कि एक अवधि दूसरी अवधि के बीच में जो बदलाव आए उनका क्या महत्व है। जेम्स मिल को यह लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। एशिया मतलब एशिया महाद्वीप में जो भी लोग थे वो यूरोप महाद्वीप के लोगों से पिछड़े हुए हैं। जेम्स मिल को ऐसा लगता था। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। उस मिल को क्या लगता था कि वो हम भारतीयों को एक सभ्य और सही राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। इस मिल को भारतीयों को भी सभ्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो यूरोप में जो शिष्टाचार चलते थे वहाँ पे जो कलाएँ थी, संस्थान थे और जो कानून थे वैसे के वैसे कानून भारत में भी लागू कर दे। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। ये जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है इसमें अंग्रेज़ों को कैसा दिखाया गया है कि वो बहुत सभ्य हैं, वो उनकी सभ्यता बहुत विकसित है और भारतीयों की सभ्यता बहुत ही पिछड़ी हुई है, भारतीय लोग बहुत पिछड़े हुए, ऐसा दर्शाया जाता है अंग्रेज़ों के इतिहासकारों द्वारा। तो अंग्रेजी शासन के पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल सकते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज इतिहासकार इतिहास लिख कर गए हैं वो केवल किसी वर्ग विशेष और किसी स्थान विशेष के शासक के इर्द गिर्द ही लिखा है। वो सारे हिंदुस्तान के इतिहास को लिखने में असमर्थ रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अलग अलग जगहों में अलग अलग धर्म के शासक शासन करते थे। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। हम भारत का इतिहास कितने टुकड़ों में पढ़ते हैं? 3 में। सबसे पुराना जो है उसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। जो प्राचीन से के बाद और थोड़ा सा पुराना उसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और जो अंग्रेज़ों के टाइम का इतिहास का होता है उसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, मतलब पश्चिमी देशों से, ब्रिटेन, अमेरिका, वहाँ से। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मतलब जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो वर्तमान इतिहास है, जो 100-200 साल पुराना इतिहास है, उसको बहुत ही विकसित युग माना जाता है कि यहाँ पर इस समय लोकतंत्र आया, विकास हुआ, विज्ञान में वृद्धि हुई। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी, तो उनके वहाँ ऐसा चलन था। तो क्या उनके हिसाब से हमारे देश में भी इतिहास होना चाहिए? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने लिखा है कि आधुनिक इतिहास जो है वो बहुत ही विकसित युग है, बहुत ही विकास का युग मानते हैं वो इसको। इसमें विज्ञान का विकास हुआ, तर्क हुए, लोकतंत्र की स्थापना हुई, सबको समान अधिकार मिले। लेकिन क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा है? भारत में लोगों को समानता मिलती थी, स्वतंत्रता मिलती थी, मुक्ति थी? नहीं थी। और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसके आगे का
हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो का फिर पढ़ लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।